हे एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 34 को, जो कि दिया गया है चैप्टर 6 में, जो बात करता है डिक्लेरेटरी डिक्री के बारे में। ये दो सेक्शन इससे रिलेटेड है, सेक्शन 34 और सेक्शन 35, जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा डिक्री को, जो कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है। इसको डिफ़ाइन किया गया है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 22 में। इसमें जो है डिक्री मीन्स जो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन एक्सक्लूसिव डिटर्मिनेशन द राइट ऑफ द पार्टीज इन अ सूट, जो कि ये दो प्रकार की होती हैं, डिक्री, प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री। अब हम जानेंगे डिक्लेरेटरी डिक्री क्या होती है। तो जो सेक्शन 34 है इसको हम रीड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको समझ लें कि ये डिक्लेरेटरी डिक्री से हमारे कोई राइट एक्वायर नहीं करते हम इस सेक्शन में। जो हमारे राइट पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ उनको कोर्ट के द्वारा हम डिक्लेयर कराने के लिए सूट फाइल करते हैं। सिर्फ यही इसमें, हम कोई नए राइट एक्वायर नहीं करते। अब हम इसको रीड करेंगे। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट एज टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटस और राइट। कोर्ट की डिस्क्रिशन है यहाँ पर कि डिक्लेरेशन के बारे में किसी स्टेटस या राइट के लिए, किसी राइट या स्टेटस के डिक्लेरेशन के बारे में कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है डिक्लेरेटरी डिक्री में। इसको हम रीड करेंगे। इसमें क्या दिया है, एनी पर्सन, यहाँ पर कोई व्यक्ति की बात की गई है, कोई भी व्यक्ति, एंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो एंटाइटल है, यहाँ पर जो एंटाइटल वर्ड है, लीगली एंटाइटल है, वो लीगली हकदार है किस चीज़ का, किसी लीगल कैरेक्टर का या किसी भी राइट का, किसी प्रॉपर्टी के बारे में किसी भी राइट का या किसी लीगल कैरेक्टर का। तो यहाँ पर जो लीगल कैरेक्टर टर्म है उसको समझना होगा। लीगल कैरेक्टर और लीगल स्टेटस एक ही बात है। कोई भी पर्सन जो, जैसे कि कोई ए है, ए बोलता है कि मैं बी का बेटा हूँ, तो ये एक तरह से उसका एक लीगल स्टेटस है। लीगल कैरेक्टर मीन्स जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है, कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, जिससे कोई राइट या लायबिलिटी इमर्ज होते हैं, उसे हम लीगल स्टेटस बोलते हैं। जैसे कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है, आफ्टर मैरिज कोई किसी का हस्बैंड है, ये उसका लीगल कैरेक्टर है। कोई किसी वाइफ है तो वो भी उसका एक लीगल कैरेक्टर है। कोई पर्सन एलिजिबल वोटर है तो ये भी उसका एक लीगल कैरेक्टर है, या हम कह सकते हैं लीगल स्टेटस है। उसकी नेशनलिटी, किसी पर्सन की नेशनलिटी भी उसका एक लीगल कैरेक्टर है। उसकी कास्ट, किसी पर्सन की कास्ट भी उसका एक लीगल कैरेक्टर है। और उसका कोई पोस्ट, कोई रैंक, ये सब क्या है, ये सब लीगल कैरेक्टर में आ जाते हैं जो लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। तो कोई भी पर्सन, जैसे कोई पर्सन ए है, वो कहता है कि मैं बी का बेटा हूँ, और बी बोलता है कि ये मेरा लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है, तो ए कोर्ट में जाता है कि इसको डिक्लेयर कराया जाए कि मैं बी का बेटा हूँ। तो यहाँ पर ये उसका लीगल कैरेक्टर है। अब बात करते हैं आगे। और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी यहाँ पर देखना होगा। एनी प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। जैसे ये पेंसिल है, अब मैं कोर्ट में जाती हूँ कि ये पेंसिल मेरी है। क्यों जाती हूँ? क्योंकि कोई दूसरा बंदा डिनाई कर रहा है कि ये तुम्हारी पेंसिल नहीं है। तो हम मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी कोर्ट में जा सकते हैं। तो हम आगे रीड करेंगे। एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी मे इंस्टीट्यूट ए सूट अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई। यहाँ पर कहा गया है कि कोई पर्सन जो लीगली एंटाइटल है, वो हकदार है टू एनी लीगल कैरेक्टर, किसी लीगल कैरेक्टर का या किसी भी राइट का जो प्रॉपर्टी के बारे में है, वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। किसके अगेंस्ट करेगा? किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो डिनाई कर रहा है, या और इंटरेस्टेड टू डिनाई
टर्म को समझना होगा। इंटरेस्टेड टू डिनाई का मतलब अभी वो डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर वो डिनाई कर सकता है। तो यहाँ पर जो पर्सन डिनाई कर रहा है या इन फ्यूचर वो डिनाई कर सकता है, उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है कोई भी पर्सन। हिज टाइटल टू सर्च करेक्टर और राइट, उसका जो हिज टाइटल मीन्स इस एनी पर्सन का जो टाइटल है टू सर्च करेक्टर, ऐसे करेक्टर के लिए और ऐसे राइट का। एंड द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशन है, मेक देयर इन अ डिक्लेरेशन दैट ही इज़ सो एंटाइटल, कि वो कोर्ट चाहे तो वो डिक्लेरेशन कर सकता है कि वो व्यक्ति, ही मीन्स एनी पर्सन जो है वो एंटाइटल है, वो हकदार है ऐसे करेक्टर का या ऐसे राइट का। एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट इन सर्च सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ, जो प्लेंटिफ है वो यहाँ पर किसी फर्दर रिलीफ के लिए इस सूट में डिमांड नहीं करेगा, उसे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो एंटाइटल है, हकदार है किसी लीगल करेक्टर का या किसी राइट का जो प्रॉपर्टी के बारे में है, अगर कोई पर्सन किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो डिनाई कर रहा है या डिनाई कर सकता है इन फ्यूचर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए इंटरेस्टेड टू डिनाई में। ये नहीं कि हमें बस अपने आप ही हम सोच रहे हैं कि कोई पर्सन डिनाई करेगा हमारे इस लीगल करेक्टर को या इस जो राइट है प्रॉपर्टी का उसको। तो हमें रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए। हिज टाइटल टू सर्च करेक्टर और राइट, ठीक है ना। एंड द कोर्ट की यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो डिक्लेरेशन दे सकती है कि वो ऐसा पर्सन एंटाइटल है ऐसे लीगल करेक्टर का और ऐसी राइट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है ना। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है प्रोवाइजो जो इसमें दिया गया है। क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन, इसमें शैल वर्ड यूज़ किया गया है, मैंडेटरी है कि यहाँ पर नो कोर्ट शैल मेक एनी सच, कोर्ट कोई भी ऐसी डिक्लेरेशन नहीं करेगी वेयर में जहाँ द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन ए मेयर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओमिट्स टू डू सो। जो कोर्ट है यहाँ पर ऐसी डिक्लेरेशन नहीं करेगी जहाँ प्लेंटिफ एबल है, मतलब पूरी तरह से वो एबल है फर्दर रिलीफ के लिए, लेकिन वो केवल और केवल डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल के लिए ही डिमांड कर रहा है, और जो ओमिट्स टू डू और जो फर्दर रिलीफ है वो अपने पार्ट पर उनका ओमिशन कर रहा है, उसको ओमिट कर रहा है, उसकी डिमांड नहीं कर रहा है। तो कोर्ट यहाँ पर डिक्लेरेटरी डिक्री उसके फेवर में पास नहीं करेगी। जैसे हम समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ए है, ये बी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करता है, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये बी दावा करता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी पर राइट टू वे है, लेकिन ए बोलता है कोर्ट में कि ये जो प्रॉपर्टी है मैं इसका ओनर हूँ, तो मेरी ओनरशिप डिक्लेयर की जाए। लेकिन कोर्ट यहाँ पर मना कर सकता है, डिनाई कर देगा अगर केवल और केवल ये ओनरशिप की बात करता है ए, ये बी के अगेंस्ट ये नहीं कहता कि मुझे जो है दूसरा जो फर्दर रिलीफ है कि मुझे इस पर पजेशन भी दिलवाया जाए। कोर्ट से ये डिमांड नहीं करता कि मुझे आप पजेशन भी दिलवाइए इस प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। तो जो हमारा कोर्ट है वो ऐसा क्यों करता है, उसका भी एक पर्पस है कि कोर्ट चाहता है कि फर्दर जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं उनको रोका जाए। आज तो ये जो ए पर्सन है आज डिमांड कर रहा है सिर्फ ओनरशिप डिक्लेयर कर दो, कल डिमांड करेगा, दूसरा सूट फाइल करेगा कि मुझे जो है अब पजेशन दिलवाइए। तो ये कहता है कोर्ट कि आप जो फर्दर रिलीफ है आप उसको भी यहाँ पर क्लेम कीजिए, ठीक है ना। जो आप एबल हैं फर्दर रिलीफ के लिए तो आप उसको भी डिमांड कीजिए। तो यहाँ पर डिक्लेरेटरी डिक्री के लिए मना कर सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसमें एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। ए ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई a title adverse to the title of someone who is not in existence and whom if in existence he would be a trustee। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कोई पर्सन ए है,
ये पर्सन बी है, ए जो है फादर है बी का और बी जो है सन है। ये कोई प्रॉपर्टी एक्स है, ये बी का, ये बेटा है बी का जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, जो कि ए का पोता है। ए जो है बी के फेवर में इस प्रॉपर्टी का इसे ट्रस्टी बना देता है, मतलब कि इसके लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। और इसमें जो सी है अपने पोते को ये वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। और जो ये है ए जो है जब तक ये बी सी जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आ जाता तो बी इस प्रॉपर्टी का एज ए ट्रस्टी इसकी टेक केयर करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कहा गया है हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ए ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी इज पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई। ये जो ट्रस्टी है इस टाइम पे प्रॉपर्टी का जो बी है वो डिनाई कर सकता है, पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई a title adverse to the title of someone who is not in existence। जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है उसका बेटा वो उसको मना कर सकता है, एंड whom if in existence ही वुड बी ए ट्रस्टी। अगर वो एग्जिस्टेंस में होता तो वो ट्रस्टी होता, अगर कोई उसका एडवर्स होता है तो वो इस सी के उसमें मना कर सकता है, ये बी एज ए ट्रस्टी होने के नाते। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो सेक्शन 34 में जो डिक्लेरेटरी डिक्री है वो किस किस पर बाइंडिंग होगी, ये हमें बताता है सेक्शन 35। इफ़ेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन की जो डिक्लेरेशन है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, किस किस पर प्रभावी होगी। ए डिक्लेरेशन मेड अंडर दिस चैप्टर इज़ बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द सूट। जो डिक्लेरेशन की गई है इस चैप्टर में वो बाइंडिंग होगी केवल जो पार्टीज हैं सूट की, और पर्सन क्लेमिंग थ्रू दैम, और जो पर्सन क्लेम कर रहे हैं थ्रू दैम रेस्पेक्टिवली। जो पर्सन क्लेम कर रहे हैं इस इनके थ्रू, ये जो पार्टीज ऑफ द सूट है मींस इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं प्लेंटिफ के भी और डिफेंडेंट के भी, दोनों तरफ के, उन पर भी बाइंडिंग होगी। एंड वेयर एनी ऑफ द पार्टीज आर ट्रस्टीज, और जहाँ पर कोई पार्टी ट्रस्टी है ऑन द पर्सनस फॉर हुम इफ़ इन एग्जिस्टेंस द डेट ऑफ द डिक्लेरेशन, और जो ट्रस्टी है अगर वो डिक्लेरेशन की डेट पर एग्जिस्टेंस में है वो ट्रस्टी, तो सच पार्टीज वुड बी ट्रस्टीज। तो जो ऐसी पार्टीज हैं जो ट्रस्टी हैं अगर एग्जिस्टेंस में डिक्लेरेशन की डेट के टाइम पे एग्जिस्टेंस में है तो वो उन पर भी बाइंडिंग होगी ये डिक्लेरेटरी डिक्री। इसमें बस यही कहा गया है। तो गाइज़ अगर आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।